तो आज हमारा डे 24 है। अभी तक हमने टोटल 93 मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में अच्छे से मतलब कि समझा। ठीक है। और अभी मैं अपना पहला टारगेट बताने वाला हूँ क्या है। अगर आप ये जानते हो पहले पहले से ही तो स्टार्टिंग का 3 से 4 मिनट स्किप करके मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है। लेकिन मैं आपको टारगेट पहले समझा देता हूँ कि क्या है टारगेट। अपना पहले टारगेट समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा कि ये किन लोगों के लिए है और मेरा बनाने का मोटिव क्या है। थर्ड, कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ किस बेस पर दे रहा हूँ और कहाँ कहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन मैं लाया हूँ। ठीक है। फर्स्ट टारगेट समझते हैं। टारगेट ये है कि अपने देश में, इंडिया में जितने भी छोटे मेडिकल हैं, बड़े मेडिकल है, छोटे हॉस्पिटल के फार्मेसी हैं, बड़े हॉस्पिटल के फार्मेसी हैं, इन सब में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं 90% से ज़्यादा हमें कवर करने का है। ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं एक 40 मार्केटर और मैन्युफैक्चरर का लिस्ट निकाला हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सन फार्मा, अल्केम, सिप्ला, अबोट, यूएसपी, इंटास और टोरेंट, ये सब मतलब कि मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं। इन सब के मैं नाम निकाला हूँ और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरे मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ। ठीक है। और ये पूरा सीरीज चलने वाला है। अभी स्टार्टिंग में चार मार्केटर का अपना वो चल रहा है, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन का। ठीक है। धीरे धीरे हर मंथ वाइज ये बढ़ेगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ 4 का निकाला हूँ। 4 का ही सिर्फ मेडिसिन 4,500 हुआ है। ठीक है। सिर्फ 4,500 मेडिसिन हुआ है सिर्फ 4 मार्केटर का। ऐसे टोटल 30 to 40 है। तो इसका एवरेज निकाले तो 20,000 से लेके 25,000 तक पूरे मेडिसिन होने वाले हैं। तो टारगेट में जो हमारा स्टार्टिंग फेज कब मतलब शुरू होगा पता है, पूरे मतलब कि 30 to 40 मार्केटर का स्टार्टिंग फेज अपना 2026 की एंडिंग तक चालू हो जाएगा। क्योंकि हर एक मंथ वाइज में एक मतलब मार्केटर या मैन्युफैक्चरर इंक्रीज करने वाला हूँ। ठीक है। टोटल ऐसे हैं। ठीक है। सिर्फ मतलब कि सिर्फ नॉर्मल एक बोल रहा हूँ, मतलब बोलूँगा तो दो या 3 का करते रहूँगा क्योंकि मेरे को कवर भी तो करना है ना। क्योंकि 40 से अभी तक सिर्फ 4 ही चालू किया हूँ। तो ऐसा मतलब समझ लो कि हर एक मंथ में 4 मतलब कि मैं इंक्रीज करूँगा। ठीक है। जैसे 2026 का स्टार्टिंग फेज मतलब एंडिंग फेज होगा तो हमारा जो सीरीज़ का स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा। कोई मार्केटर और मैन्युफैक्चरर ऐसे रहेंगे जो ख़त्म भी हो चुके रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ये टारगेट है। और ये कंप्लीट कब तक होगा, इसको हमको कंप्लीट करने का है 2027 के एंडिंग तक। टोटल 2 साल जाने वाले हैं। ये टारगेट था हमारा। और ये किन लोगों के लिए है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स लोग के लिए है, जो डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के स्टूडेंट है। क्योंकि ये इसीलिए ये 2 साल का टारगेट है क्योंकि अगर जो बंदा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से देख रहा है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब कि उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उस टाइम पे ना, ट्रेनिंग के टाइम पे 3 कंडीशंस रहते हैं। पहली बात तो ये कि वो लोग अच्छे से कंटेंट पढ़ के आए नहीं रहते तो वो लोग को स्टार्टिंग फेज में समझने में दिक्कत आता है। सेकंड चीज़ ये कि जो लोग स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ के आए रहते हैं लेकिन फिर भी जो मेडिसिन का स्ट्रिप रहता है, उसका पैकेजिंग रहता है, उसको समझने में दिक्कत आता है। सेकेंड और थर्ड चीज़ अपना ये है कि जो हर एक मेडिकल में, हर एक फार्मेसी में ऑल टाइप के मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहते। उसमें सिर्फ उतने ही मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे जितने उस एरिया के सराउंडिंग में, मतलब कि उस टाइप के पेशेंट है या फिर वहाँ पे उस टाइप के पेशेंट आते हैं, या फिर बगल में जो भी क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है उसमें किस टाइप के डॉक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस फार्मेसी में मतलब कि किस टाइप के मेडिसिन अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो वहाँ पर ये एक मतलब कि ट्रेनिंग के फेस में एक लिमिटेड ऑप्शन आ जाता है एज अ फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन फार्मासिस्ट को हर एक टाइप के मेडिसिन के बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं ये मतलब कि किया हूँ, मतलब कि ये सीरीज चालू किया हूँ। ये मेरे इसके पीछे का ये मेरा मोटिव था। मैं आपको टारगेट समझा दिया और किन लोगों के लिए, और मेरा मोटिव क्या था ये था। ठीक है। मतलब कि जो बंदे लोग स्टार्टिंग फेज से देख रहे हैं उनको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। जो मैं पिछले 2 साल में मतलब एक्सपीरियंस किया हूँ, टोटल 4 साल हो चुके हैं मुझे। 2 साल में स्टडी किया हूँ, 2 साल एक्सपीरियंस लिया हूँ। तो जो गलती मतलब कि गलती नहीं बोल सकते, जो मतलब कि तकलीफ मुझे आया था ना इस मतलब फेज में, वो आपको नहीं आना चाहिए। ऐसे मतलब कि सिर्फ जो मतलब जो हॉस्पिटल में या फिर बेसिक मेडिसिन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेडिकल फील्ड में तो मतलब कि मेडिकल में तो अपने
बहुत सारे मतलब कि अगर आपको जॉब करना रहेगा तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मैं सिर्फ एज अ मेडिसिन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ को मैं टारगेट किया हूँ, सिर्फ मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो, ठीक है। तो ये था मेरा क्या बोलते हैं इसके पीछे का मोटिव। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ मैं ये कहाँ से लाया हूँ। पहले तो मैं जो ये पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, जो पहले तो मैं मेडिसिन का जो नाम है मेन ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिया आपको मैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अल्केम को लेते हैं, अल्केम के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ से पूरे मेडिसिन का लिस्ट निकाला हूँ। उनमें से एक मेडिसिन को मैं टारगेट किया हूँ और उसका नाम मैं गूगल पे सर्च मारा हूँ। तो जो टॉप के 10 मतलब कि 5 to 10 वेबसाइट आए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं सेपरेट आउट किया हूँ। और जो सेपरेट आउट किया हूँ वो पॉइंट प्लस जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट्स थे उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, ठीक है। और जो मेरे एक्सपीरियंस है 2 साल के, पिछले 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है वो कुछ एक्सपीरियंस ऐड किया हूँ जो कि आपको पेशेंट को काउंसलिंग करने में बहुत ही मदद करे, मतलब कि उनको समझाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि जो मतलब पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में कनेक्टिविटी मतलब कि इंक्रीज करता है। मतलब बातचीत करने का आप अगर उससे अगर आपको अच्छे डिटेल में अच्छे से इंफॉर्मेशन पता रहेगा ना, काउंसलिंग कैसे करते हैं उसका तरीका पता रहेगा और क्या बोलना है ये सब पता रहेगा ना, तो फिर आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा बात करने में। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में क्या होता है पता है क्या, आपके अंदर ना एक डर रहता है कि जब मतलब कि आप मेडिसिन तो दे रहे हो, अगर पेशेंट आपसे कुछ पूछ लिया नहीं इसका कैसे लेना है, क्यों मतलब कि इसका क्या तरीका है या फिर कब नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से कंडीशन में क्या है, तो ये सब बात आपको नहीं पता रहेगा ना, तो आप वहाँ पे जाके मतलब कि कुछ बोल नहीं पाओगे। तो वही, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है। तो यही बात था, मैं यही मतलब कि घुमा फिरा के मैं मेन टॉपिक से हट गया था। मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो मेरा ये जो लिस्ट निकाला हूँ मैं, मतलब कि जो भी फिर 2 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे जो कुछ काउंसलिंग का पॉइंट सेट किया हूँ, प्लस जो मैं टॉप वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाला हूँ और अपने जो स्टडी किया हूँ उसमें से नोट्स में से कुछ डाला हूँ, पूरा मिला के एक पीडीएफ बनाया हूँ। और उस पीडीएफ को मैं चैट जीपीटी को पहले प्रोवाइड किया हूँ और उसको सिर्फ इतना सा बोला हूँ कि इसको एक सिस्टमेटिक वाइज अरेंज कर दो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का नहीं है। जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे इसको पूरा बस सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने उसे अरेंज कर दिया है, तो अब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी तक आज का हमारा डे 24 है, अभी तक हमने 93 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। इस मेडिसिन को लेके ये 94 हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, पहले इसका हम देखते हैं इंट्रो। इसका इंट्रो क्या है। ब्लड क्लॉट एक ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती लेकिन जब बनती है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सडन डेथ तक का रीजन बन सकती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट की जो ब्लड को पतला नहीं करती बल्कि क्लॉट बनने के प्रोसेस को ही रोक देती है। नाम है एपिग्जापिल 2.5 टैबलेट। इसके 2 पावर आते हैं, 2.5 और 5 का, ठीक है। तो जिसमें होता है मतलब कि एपिग्जाबेन 2.5 mg, जैसे कि इसमें 2.5 mg पावर है तो दूसरे वाले टैबलेट में 5 mg पावर रहेगा, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। फिलहाल मैं 2.5 को ही मतलब कि एक्सप्लेन करूंगा। दोनों का मतलब कि यूजेस सेम रहेगा, सिर्फ पावर डिफरेंट है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। क्योंकि पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ पावर में ही डिफरेंट है। तो अब देखते हैं इसको मार्केट की मतलब मार्केटेड बाय अल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा ये मार्केट किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में, जो इंट्रो देखा हमने, अब देखते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी इसका है, एपिग्जापिल 2.5 टैबलेट एक ओरल एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है एपिग्जाबेन 2.5 mg। ये मेडिसिन मेनली यूज होती है ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए, हार्ट और वेंस में डेंजरस क्लॉट फॉर्मेशन से बचाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि मेनली यूज होता है।
ये एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है, मतलब कि ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही है ना। तो ये ओटीसी में आता है, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। लेकिन इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन होना आपके पास ज़रूरी है, तभी मेडिकल वाला बंदा आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। या फिर एज अ अगर आप फार्मासिस्ट हो तो अगर सामने वाले के पास अगर इस मेडिसिन का अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो और बिना डॉक्टर की सलाह के कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये देखा हमने प्रोडक्ट, मतलब जो भी इसका इंट्रोडक्शन था वो देखा। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, ये ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंस ए पिक्साबेन 2.5 mg जो इसके अंदर कंटेंट है और उसका पावर है, ठीक है। जो एपिक्साबेन एक डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट है जो स्पेशली फैक्टर XA, जहाँ बोलेंगे नहीं XA बोलेंगे, XA को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखिए इसके यूजेस क्या है। यूजेस एपिक्सापिल 2.5 टैबलेट क्यों दी जाती है। डॉक्टर्स एपिक्सापिल 2.5 टैबलेट इन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमेटिक इम्बोलिज्म, ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट्स विद नॉन वॉल्वुलर आर्टियल फाइब्रिलेशन में, मतलब जब पेशेंट मतलब इसके साथ रहता है ना तो इस कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं। और अपना सेकंड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ वेनस थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, ठीक है। स्पेशली आफ्टर हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मेडिकल टर्म्स के जो भी हैं मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप जो स्क्रीन पे PDF का जो भी इमेज देख सकते हो उसके अंदर प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, आप समझ लेना, ठीक है। अपना जो थर्ड है अपना प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में इसका यूज़ किया जाता है जब हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो रहता है जब लोअर डोज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब कम डोज का जब रिक्वायर्ड रहता है तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका यूजेस, मतलब कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं मतलब लास्ट का एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये डोज स्पेशली उन पेशेंट मतलब कि उन पेशेंट के लिए होती है जो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा, मतलब कि जहाँ ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है और पेशेंट मतलब कि एल्डरली होता है, मतलब कि जिसका उम्र हो चुका रहता है और जिसका ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में मतलब कि इस डोज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोज मतलब कि इस मेडिसिन का जो भी डोज है 2.5 mg 5 mg तब अकॉर्डिंग टू मतलब पेशेंट उस टाइम पे किया जाता है। तो हमने देखा इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। यूजेस के तौर पे जैसे कि 4 चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है घुमा फिरा के इतना सा है कि जो अपना ब्लड क्लॉट रहता है ना मतलब उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स में जो एपिक्सापिल 2.5 मतलब कि के मेजर बेनिफिट्स है जैसे कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम करना, क्योंकि जो भी क्लॉट रहेंगे क्लॉट फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन हुए रहेंगे मतलब क्लॉट को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और जैसे कि हार्ट और ब्रेन को क्लॉट से प्रोटेक्ट करना, जो अपने हार्ट में अगर अपने हार्ट में क्लॉट होता है तो मतलब क्लॉट जब जम जाता है जो अपना को मतलब एंजिना पेक्टोरिस मतलब कि डिसीज होता है तो उसके अंदर मतलब कि प्रॉपर ब्लड फ्लो मतलब कि हद तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में मतलब कि इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी शायद किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि अपना क्लोट फॉर्मेशन में इसका जैसे कि जो क्लोट रहता है ना क्लोट को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो अपना एंजिना पेक्टोरिस है उसमें मेरे को डाउट है उसमें शायद नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें तो मतलब दूसरे कंटेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो अपना स्ट्रोक रहता है ना, स्ट्रोक भी मतलब कि हार्ट का डिसीज है, सेम मतलब जैसे एंजिना पेक्टोरिस रहता है ना सेम वैसे स्ट्रोक का भी कंडीशन रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आपको ये सब जो भी हार्ट का डिसीज है ना उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अच्छे से बाद में कोई बताऊंगा, अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अपना जैसे कि थर्ड पॉइंट भी देख लिया हमने कि हार्ट और ब्रेन को क्लॉट से प्रोटेक्ट करता है, जो अपना
वॉरफेरिन के कंपैरिजन में जो अपना रूटीन INR जो भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और फीवर फूड इंटरेक्शंस जो भी होते हैं, और प्रीडिक्टेबल एक्शंस आते हैं, मतलब जो भी हमने सोचा था वो वाले एक्शंस आते रहते हैं। ठीक है, ये इसके जो अपना वारफेरिन मतलब कि जो अपना उसके कंपेरिजन में वाला थोड़ा मतलब कि प्रिडिक्टेबल एक्शन रहता है, तभी उसके कंपेरिजन में हम लोग उसको जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी मतलब कि समझने में डाउट आ रहा होगा ना, तो एक बार स्किप करना, पीछे से वापस से सुनना, या फिर जो मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ ना उसके ऊपर देखना, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट को ना 2-3 बार बोल रहा हूँ और घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से, अगर आप सिर्फ जो मैं लिखा हूँ ना, अगर उसको ध्यान से पढ़ते रहोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, उससे भी आप फार्मासिस्ट हुए तो थोड़ा मतलब कि इतना भी बड़ा मतलब कि मेडिकल टर्म नहीं, एकदम छोटा मोटा तो है ही, इतना तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो आप देखते हैं, हमने देखा इसका बेनिफिट। अब देखते हैं हाउ एपिग्जापिल जो वर्क, एक काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है। ठीक है, तो नॉर्मली बॉडी में जब इंजरी होती है तो क्लोटिंग जो कास्डेक एक्टिवेट होता है। इस कास्डेक में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, फैक्टर एक्स से। एपिग्जाबिन डायरेक्टली फैक्टर एक्स ए जो रहता है उसको ब्लॉक करता है। फैक्टर एक्स ए ब्लॉक होने से थ्रोम्बिन नहीं बन पाता। ठीक है, जो अपना प्रोथ्रोम्बिन रहता है वो थ्रोम्बिन नहीं बन पाता, जो अपना फाइब्रिन मतलब तो फिर जो फाइब्रिन क्लॉट नहीं बना पाता। रिजल्ट क्या आता है, क्लॉट फॉर्मेशन रुक जाता है, जो अपना क्लॉट का फॉर्मेशन रहता है रुक जाता है। आपने मतलब कि जो जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट फॉर्म के, तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट है अपना जो अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो ब्लड सर्कुलेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको मिलेगा ब्लड क्लॉटिंग का। अगर आप ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस में मतलब प्रोसेस पूरा जानते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो तभी मतलब कि फाइब्रिन का मतलब कि वो होता है। मतलब पहले आप मैकेनिज्म समझो, आप समझ जाओगे। अगर मैं इसको समझाने जाऊंगा ना तो वीडियो को ज़्यादा लंबा चला जाएगा। बस इतना समझो कि जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो फाइब्रिन रहता है ना वो क्लॉट नहीं बना पाता है। रिजल्ट क्या आता है, ब्लड फॉर्मेशन रुक जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर आपको जो भी अपने बॉडी के अंदर जो भी उसका काम हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, अगर आपको ये सब पता है ना, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको मेडिसिन को समझने में इतना मतलब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी हर एक मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए आपको बॉडी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अपने बॉडी के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इसीलिए एपिग्जापिल क्लॉट को डिजॉल्व नहीं करता बल्कि नया क्लॉट बनने से रोकता है। ठीक है, ये हमने देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो एपिग्जापिल 2.5 टैबलेट का यूज सिर्फ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर करें। कॉमनली प्रिस्क्राइब डोज 2.5 mg वंस और ट्वाइस डेली, मतलब डॉक्टर डिसाइड करता है, या तो दिन में एक बार रहेगा या फिर 2 बार रहेगा, लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। और खाने के साथ या बिना खाने के ले सकते हैं, अगर खाने के साथ भी ले सकते हो, बिना खाने को भी खाने के साथ इस टैबलेट को लिया जा सकता है। ठीक है, टैबलेट को पानी के साथ पूरा लेना है, इसको तोड़ना फोड़ना, क्रश या फिर चबाना उबाना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और डोज का टाइमिंग, जो रोज डोजिंग का टाइमिंग रहता है उसको सेम रखना है। कभी भी मतलब कि कभी आप मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हो तो अगर किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में लेना, या फिर शाम को ले रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम में लेना, जैसा आपको डॉक्टर ने जो मतलब डोज आपको मतलब कि कहा है। ठीक है, और ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एंटीकोगुलेंट है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग तो कॉमन साइड इफेक्ट अपना नॉज ब्लीडिंग हो सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकता है,
नया अपना क्या बोलते हैं ईजी ब्लूसिंग हो सकता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम मतलब कट्स हो सकता है, मतलब कि अगर आप मतलब अगर कहीं पे भी कट जाता है ना, मतलब कि कहीं भी गलती से आपका हाथ कट गया या फिर पैर हल्का सा भी उस पर कट्स आ गए, तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे मतलब क्लॉट नहीं बनेगा, मतलब कि ब्लीडिंग ही चला, मतलब कि क्योंकि मेडिसिन काम कर रहा है ना, क्लॉट बनेगा ही नहीं। नॉर्मली अगर कहीं पे भी अपना हाथ काटता है तो तुरंत हम लोग उसको अगर हल्का सा काटेगा थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे खून जम गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ब्लड क्लॉट रहता है। जब वो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है तो तुरंत क्या बोलते हैं मतलब ब्लड बाहर निकलने लगता है, इसलिए इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर, मतलब कि अगर छोटा सा कट है ना तो ब्लड क्लॉट बन जाता है। उसका टाइमिंग 30 सेकेंड ज़्यादा बोल दिया, कम ही है टाइमिंग, ठीक है। तो ये उसका मतलब कि कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। आप देखते हैं कुछ सीरियस साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कि जैसे कि ब्लैक और ब्लडी स्टूल्स आना, मतलब कि जो भी हम टॉयलेट करते हैं अगर जो भी स्टूल्स रहते हैं अपना ब्लैक या ब्लडी टाइप में आ सकता है इस कंडीशन में। और ब्लड इन यूरिन, यूरिन में भी ब्लड आ सकता है, इसका सीरियस साइड इफेक्ट है। और वॉमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है, सीवियर हेडेक या डिजीनेस में आपका ज़्यादा सर दर्द होने लगेगा या फिर चक्कर आने लगेगा कुछ ज़्यादा ही। और अनयूजुअल वीकनेस, आपको बिना किसी मतलब की परेशानी के मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। इस कंडीशंस में अगर अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे जो कि बहुत सीरियस है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना और उनसे काउंसलिंग करना, ठीक है। पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कांटेक्ट करना, मतलब कि पहले तो कांटेक्ट करना, फिर जाके अपना टाइमिंग फिक्स करना और उस टाइम पे आके उनसे बातचीत करना, ठीक है। तो ये हमने देखा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इससे कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में जनरली अवॉइड किया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करेगा ये बात, ठीक है। और ब्रीस्ट फीडिंग में डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। अगर ब्रीस्ट फीडिंग चालू है किसी ह्यूमन का तो उस टाइम पे डॉक्टर की जो भी एडवाइस रहेगी उस टाइम पे वो फॉलो करना रहेगा, ठीक है। और किडनी और लीवर डिसीज़ के कंडीशन में डोज एडजस्टमेंट लग सकता है। ये सब चीज़ आपको जो भी डिसीज़ का हिस्ट्री रहता है, मेडिसिन का हिस्ट्री रहता है, ये कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आप आपसे पहले ही काउंसलिंग के टाइम पे ये सब चीज़ पूछ लेते हैं तो उनको पता रहता है, इसलिए वो डोज का एडजस्टमेंट उस हिसाब से करके आपको कम या ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो सर्जरी एंड डेंटल प्रोसीजर मतलब कि रहता है तो उस टाइम पे अपना डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म करें, ठीक है। या फिर आपको कोई सर्जरी होने वाला है या फिर कोई डेंटल प्रोसीजर है तो उस टाइम पे भी डॉक्टर को पहले ही मतलब कि बताए, क्योंकि अगर डेंटल प्रोसीजर के टाइम पे अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि ब्लड निकलता है, ठीक है। ज़्यादा ब्लड निकलता है क्योंकि डेंटल प्रोसीजर में हल्का सा भी, क्योंकि जब दांत का मतलब कि अच्छे से या फिर उसके उसके ऊपर कवरिंग हो रहा होगा या फिर उसके अंदर माल डाला डाला जा रहा होगा या फिर उसको उसकी सफाई हो रही होगी, तो उस टाइम पे भी मतलब कि पहले तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, फिर उसके बाद मतलब फिर वहाँ से भी तो ब्लीडिंग निकलते ही है ना, मतलब दांत से तो कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग निकलेगा। अगर किसी को दांत ही निकलवाना रहेगा को मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ ही समय में उसका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ रहेगा डेंटल मतलब डेंटिस्ट से, तो फिर अगर ये बात आप मतलब डॉक्टर को नहीं बताए रहोगे तो वो दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आप ये टैबलेट लेने वाले हो, ये टैबलेट लोगे खून निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लोकल मतलब सॉरी अल्कोहल में अवॉइड करें, मतलब कि मिनिमम मतलब कि अवॉइड करें या फिर कम से कम करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरा ही अवॉइड करें। जब भी अल्कोहल जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हो तो अल्कोहल ना पिए, ठीक है। इंजरी रिस्क मतलब कि जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट से सावधान रहें, जैसे कि अपना इंजरी रिस्क जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि शायद कट जाए उंगली, मतलब जो भी चोखा चीज रहेगा उससे सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। हल्का सा भी कटेगा तो क्लॉट जमेगा, नहीं तो ब्लड ऑटोमेटिकली मतलब कि हाई अमाउंट में मतलब कि बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ही काम आएंगे, ये सब चीज़ें बातें, ठीक है। तो अब देखते हैं मिस डोज। अगर आप डोज लेना भूल जाए तब क्या करें, जैसे ही याद आए वैसा ले लो, मतलब कि जैसे ही आपको याद आते हैं वैसे ही ले लो। लेकिन अगर अगले डोज का टाइमिंग अगर पास आ गया हो ना तो स्किप करो, सिर्फ दूसरा ही डोज लेना, पहला वाला डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डबल डोज लोगे तो पावर हाई हो जाएगा ना, पावर हाई हो जाएगा तो
जो मेडिसिन जितना काम करना चाहिए बल्कि उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो इसका मतलब कि जो इसका यूजेस में बेनिफिट मिलना चाहिए था, बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर हाई हो जाएगा, ठीक है। एक ही टाइम पे आप अगर डबल डोज लेते हो तो इसलिए डबल डोज मत लेना, ठीक है। ये देखा हमने, जब अगर आप डोज भूल जाओ तो क्या करना चाहिए। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कि ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, इस बात का सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि एपिग्जापिल कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि जो अपना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ये कंटेंट आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो इस कंटेंट के मेडिसिन, जो आप आइबुप्रोफेन हो गया या फिर डाइक्लोफेनेक हो गया, इस कंटेंट का जो भी मेडिसिन रहेगा ना, इसको अवॉइड करना, मतलब इस मेडिसिन को मत लेना उस टाइम पे, क्योंकि ये ड्रग इंटरेक्शन करेगा तो मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगी, बल्कि उसका मतलब कि उल्टा, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अदर एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, मतलब कि ये भी अपना, अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा आप एंटीकोगुलेंट्स ड्रग ले रहे हो बिना डॉक्टर को बताए, तो अगर दोनों आप मेडिसिन लोगे तो दोनों आपस में ड्रग इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का काम भी सेम रहेगा, है ना। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भाई भाई नहीं, दुश्मनी हो जाएगी दोनों में, ठीक है। जब ऐसा होगा तो जो प्रॉपर मेडिसिन काम करना चाहिए वो नहीं होगा। जैसा मतलब यही है, सिंपल सा। जब आप पहले से ही एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे हो तो दूसरा लेने की जरूरत क्या है। लेकिन अपने देश में बहुत से महान लोग रहते हैं कि जो ऐसा कर सकते हैं, क्या भरोसा। तो जैसे कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो रहेंगे उनको भी नहीं लेना चाहिए। और सर्टेन एंटी फंगल और एंटीबायोटिक, मतलब कि जो इनसे भी मतलब कि नॉर्मली नहीं, जब ये एंटी फंगल या एंटीबायोटिक ड्रग्स मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो डॉक्टर को जरूर बता देना कि नहीं, मेरे को ये मेडिसिन मतलब कि मेरा पहले से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो अगर ये सब बात बताओ तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से, वैसे भी ये सब चीज़ ना काउंसलिंग के तौर पे ना, मतलब डॉक्टर बता रही, मतलब पेशेंट को बता ही देंगे। सिर्फ मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये फार्मासिस्ट को, मतलब सिस्ट के लिए कि नहीं, ये सब बात उनको दिमाग में मतलब कि होनी चाहिए। और बहुत से लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन कौन याद रखेगा एक मेडिसिन समझाने के चक्कर में। भाई सिर्फ इतना सारा ज़्यादा लग रहा है, जब आपको मतलब इसके बारे में हैबिट हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा ना, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही मतलब कि पेशेंट को आप समझा दोगे। पहले तो उनसे खुद ही आप पूछोगे कि डॉक्टर ने आपको क्या क्या बताया है, या फिर तुरंत ऊपर ऊपर से जो जो चीज़ है वो आप बता सकते हो। सिर्फ इतना बड़ा मतलब कि इतना ज़्यादा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है ये, मतलब मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ। एक ही पॉइंट को ना, मतलब कि मैं बार बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग वीडियो चला जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा डॉक्टर को अपनी करेंट मेडिसिन बताए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि एज अ पेशेंट, अगर आप पेशेंट हो तो डॉक्टर को अपना करेंट मेडिसिन बताए, ठीक है। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो भी आप उनको ऐसा बता सकते हो, मतलब पेशेंट को कि जो भी मेडिसिन आपका पहले से चल रहा है करेंट मेडिसिन, वो डॉक्टर को पहले से ही बताए। क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस उधर पे ज़्यादा रहता है जहाँ पे पहले से मेडिसिन चल रहा होगा, ठीक है। ये हमने देखा इसका ड्रग इंटरेक्शन। अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि रोज़ सेम टाइम पर टैबलेट ले, मेडिकल जो भी आईडी कैरी करे, मतलब जैसे कि ऑन एंटी कोगुलेंट थेरेपी में, ठीक है। और इंजरी या ब्लीडिंग को लाइटली इग्नोर ना करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इंजरी हुआ है, वहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है, तो उसको लाइटली ना ले, क्योंकि लाइटली लेने की, वैसे भी लाइटली नहीं लेना, मतलब किसी भी इस कंडीशन में ना, कहीं पे भी इंजरी होता है आपको या फिर ब्लीडिंग आ रहा है तो उसको लाइटली मत लो, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, नहीं ऐसा ऐसा मुझे हुआ है और अब क्या करना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करे, खुद से भगवान बनने की कोशिश ना करे, खुद से मेडिसिन कभी ना ले, ठीक है। ना तो पावर बढ़ाए, ना तो कम करे, ना तो उसको रोके, ना तो कुछ करे, ठीक है। डॉक्टर है ना, उनके पास जाओ सीधे। अब देखिए रेगुलर फॉलोअप मिस ना करें, जो जो डॉक्टर ने मतलब जिस दिन कहा है उस दिन जरूर जाए, भले से आपका डिसीज ख़त्म ही क्यों ना गया हो, ख़त्म ही तब की डिसीज सही क्यों ना हो गया हो, फिर भी जाना है उनको, क्योंकि वो आपको चेक करेंगे कि नहीं डिसीज ख़त्म ही हो गया है, मतलब डिसीज अच्छे से प्रॉपर ख़त्म हो गया है, तो फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, मतलब कि या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो वो आपको बताएंगे कि नहीं आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों तक इसको फॉलो करना, ये मत खाना, ठीक है। वो चीज़ आपको बताएंगे उस टाइम पे, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं कि कौन
तब कौन लोग इसे ले सकते हैं, इसे को मतलब कौन कौन लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसे कि अपना जो आर्ट्रियल फाइब्रेशन पेशेंट्स वाले लोग ले सकते हैं, पोस्ट इंजरी क्लॉट प्रिवेंशन के पेशेंट्स इसे ले सकते हैं, एल्डरली पेशेंट्स नीड लो डोज मतलब लो डोज एंटीकोगुलेशन, मतलब कि ये जो जिनका एज ज़्यादा हो गया रहता है, लो डोज में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है लंबे समय तक, ठीक है। और सिर्फ डोज की सलाह मतलब कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक्टिव ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स इसे मतलब कि नहीं ले सकते, और सेवियर लीवर डिसीज वाले पेशेंट मतलब कि अनलेस मतलब एडवाइस के ऊपर नॉर्मली मतलब जिसको सेवियर लीवर डिसीज है वो तो बिल्कुल ही मतलब कि इस पे वाले पेशेंट इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कौन लोग इसे ले सकते हैं और कौन से लोग इसे नहीं ले सकते, मतलब कि नॉर्मली जो जिसका एक्टिव ब्लीडिंग वाले जो भी पेशेंट रहेंगे वो लोग तो नहीं ले सकते, और जो जिनका सेवियर लीवर डिसीज मतलब कि जो अपना लीवर डिसीज कुछ ज़्यादा हुआ रहेगा उनको उस टाइप के पेशेंट्स नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखते हैं जो अभी तक हमने पूरा देखा है इसका एक फाइनल समरी देखा जाए तो एपिक्सापिल 2.5 mg टैबलेट मतलब ये एपिक्साबेन बाय अल्केम एक पावरफुल और मॉडर्न एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो ब्लड क्लॉट के सबसे डेंजरस स्टेज को ब्लॉक करके स्ट्रोक और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब वही समझ लो थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस से बचाती है। पर याद रखिए ये मेडिसिन लाइफ सेविंग है, लेकिन सिर्फ सही डोज और सही गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और वो सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट है डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के लिए हैं, ताकि उनको आने वाले टाइम में मतलब जो भी मेडिसिन से रिलेटेड है कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर हो मतलब कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज चला था इस मेडिसिन को लेके टोटल हमने 94 मेडिसिन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज का हमारा डे 24 कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल डे 25 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।